हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, ज़ाहिर है जो बयानिया बनाया इमरान खान साहब ने 1996 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जो सियासी बयानिया था उसमें उन्होंने शामिल किया, मुसलसल कहते थे कि इसकी कितनी अहमियत है। उसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में 3 साल में बार बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नीचे गिरना, 140वें नंबर तक चला जाना, स्कोर कम होकर 10 साल पुराना हो जाना, आप कितना बड़ा सेटबैक समझते हैं तहरीक इंसाफ के बयानी के लिए? देखिए जी, अभी तो खैर ये रिपोर्ट पूरी आई नहीं है और अभी तो इसमें जो बयानिया है प्राइम मिनिस्टर का वो तो बिल्कुल वही है जो 1996 में उन्होंने बनाया था। उससे तो वो एक कदम पीछे नहीं हटे और अभी भी हमारा मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। हर तकरीर में वज़ीर आज़म इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि किस तरह से यहाँ अमीर और गरीब की ट्रीटमेंट जो है मुख्तलिफ है और आपने देखा ही जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के मुकदमात हैं और जो सारे बड़े केसेस उनके ऊपर उनके बयानी में कोई फ़र्क नहीं आया है। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो इस प्रेस रिलीज़ के ऊपर आप अभी बात कर रहे हैं उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें जो फाइनेंशियल करप्शन है उसके ऊपर तो कोई फाइंडिंग नहीं है। जो उनकी दो चीज़ें जो नासरा जावेद की स्टेटमेंट से अपेरेंटली लग रही हैं वो कह रही हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है और स्टेट कैप्चर का इशू है। अब ये इन दोनों का क्या मतलब है, हम वेट कर रहे हैं कि उनकी जब रिपोर्ट आती है तो उसको देखते हैं कि वो क्या। पिछली दफ़ा की अगर आप रिपोर्ट देखें तो प्राइमरीली जो फोकस था वो जुडिशरी के जो मुकदमात थे उसकी परसेप्शन के ऊपर था। इस दफ़ा भी जब मुकम्मल रिपोर्ट आती है तो फिर उस पर तबसरा करने के काबिल हो पाएंगे। नासर, ज़ाहिर जो पाकिस्तान का चैप्टर है उसका कोई एक एडिशनल नोट होता है। जो रिपोर्ट है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन की तरफ से जारी की जाती है मुख्तलिफ सोर्सेज से। तो जिन 3 ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है उन तीनों के सवालात में हुकूमती फ़ंड्स के इस्तेमाल से लेके रिश्वत, वुज़रा और हुकूमत का एहतसाब, ये सारे के सारे सवालात शामिल हैं। उस सब में फाइनेंशियल करप्शन से मुताल्लिक ही सवालात हैं जिन तीनों ने भी पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है। तो जिन सवालात की बुनियाद पर डाउनग्रेड किया है वो सारे फाइनेंशियल करप्शन से मुताल्लिक हैं, एहतसाब से मुताल्लिक हैं। जो मेन डाउन हुआ है वो तो सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट कोई उनका जो वो है कि जी वो उसका जो उन्होंने एक रिपोर्ट जो दी है उसमें एक मेन 120 से 137 पे गए हैं, वो रूल ऑफ लॉ से मुताल्लिक है। बाकी तो जो तमाम जो उनकी रिपोर्टिंग इदारे हैं उन्होंने पिछले साल की जो रेटिंग्स हैं उनको बरकरार रखा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो आज खबरें चली हैं वो एक प्रेस रिलीज़ की बुनियाद पे चली हैं जिससे कुछ हतमी तबसरा करना बड़ा मुश्किल है कि आखिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किस बुनियाद के ऊपर ये पॉइंट किया। और जो अगर रूल ऑफ लॉ भी कहें तो रूल ऑफ लॉ के फिर आगे 12 पिलर्स हैं, उनमें से किस पिलर के ऊपर उनका एतराज़ है, जब समझ में आएगा तो तभी फिर उस पर बात हो सकती है। नहीं, मगर फाउजी साहब, जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है उन्हीं के मैं आपको सवालात बता रहा हूँ कि उनके सवालात हैं हुकूमती फ़ंड्स के इस्तेमाल के लिए क्या एक मौसर एहतसाबी निज़ाम मौजूद है? क्या हुकूमती फ़ंड्स को वज़रा और हुकूमती एहलकार अपने ज़ाती फ़ायदे या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या ऐसे मखसूस फ़ंड्स भी हैं जिनका कोई एहतसाब नहीं होता? क्या अवाम के पैसे का आमतौर पर गलत इस्तेमाल होता है? एक आज़ादाना हुकूमती फ़ंड का ऑडिट होता है? क्या ऐसी आज़ाद अदलिया है जो ताकतवर वज़रा और हुकूमती एहलकारों का एहतसाब कर सकती है? क्या ठेकों के लिए रिश्वत दी जाती है? सारे सवालात हुकूमत किस तरीके से अवामी फंड्स का इस्तेमाल करती है उससे मुताल्लिक है, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने आपके जो नंबर्स थे 2020 में 37 उसको 20 कर दिया। नहीं, वो तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक रिपोर्ट है जिसने ये किया है, लेकिन बाकी जो सारी रिपोर्ट्स हैं उसमें उन्होंने जो नंबर्स हैं वो चेंज नहीं किए हैं। लेकिन अब ये इसके जो सवालात का जवाब आपने दिया है, अब देखना ये है कि ये तो जाहिर है आप उनको शायद पता हो ना पता हो, आपको अच्छी तरह मालूम है कि जो भी फंड्स हैं उसका पूरा ऑडिट का निज़ाम पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के आइन में वो सारे का सारा जो है वो प्रोवाइडेड है। और इसी तरीके से अगर कोई स्पेसिफिक बात हो कि फॉर एग्जांपल ये कहना कि MNA MPS के फंड्स मिसअप्रोप्रिएट हो रहे हैं या कहाँ पे जा रहे हैं, तो उसका कोई मिसाल भी तो होना कि कोई फलाने जगह के ऊपर ये ऐसा हुआ है या कुछ हुआ है, फिर ही आप जवाब दे सकते हैं ना। एक जर्नल जो बात हो और उसके ऊपर उन्होंने कैसे किया है, हमने आज उनसे यही पूछा है इकोनॉमिस्ट की जो इंक्वायरी इंटेलिजेंस इंक्वायरी से कि आपने जो बेसिस बनाई है
वो आखिर कोई बेसिस तो होंगी, तो वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं, तो फिर उसका जवाब देंगे। वैसे फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे है उसने भी 2 दर्जे नीचे किया है, 43 से 41 आप कर दिए आपके पॉइंट्स। उसमें भी सवालात हैं कि क्या आपको इन कामों के लिए रिश्वत देनी पड़ती है जिनमें दरामदाद और बरामदाद के लिए, पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए, सालाना टैक्स अदायगी के लिए, हुकूमती ठेकों के नवाजने के लिए, अपने हक में अदालती फैसले लेने के लिए, और फिर जो वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी है उसके भी सवालात यही हैं कि क्या पब्लिक सेक्टर में करप्शन है, हुकूमती करप्शन इंडेक्स है, कानून साजी में करप्शन, जुडिशल करप्शन, सारे करप्शन से मुतालिक ही सवालात हैं। ऐसा नहीं है कि सवालात करप्शन से मुतालिक नहीं है। और वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी ने भी 3 जो दर्जे हैं वो आपके 2 कम किए हैं, 22 से 20 कर दिया है जो रैंकिंग 100 में से। देखिए बात यह है शायद, मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान में कोई भी ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान में हर लेवल के ऊपर करप्शन जो है वो ख़त्म हो गई है। अगर अदालत में जिस तरह से अगर आप कह रहे हैं कि केसेस लगवाने के लिए या केसेस के फैसले के लिए करप्शन होती है, तो ये फैसला जाहिर है कि हुकूमत के लिए तो आंसर करना मुश्किल होगा। ये तो आप अगर जुडिशरी को अपना परफॉर्मा भेज दें और वो जवाब दे तो उसका बेहतर होगा। इसी तरीके से ये जो बाकी आपने ऑप्शन बताई है कि ये इन्होंने जो एक ही, जिस तरह से आप भी इसको इत्तेफाक कर रहे हैं कि मेन तो एक ही पॉइंट है जो इकोनॉमिस्ट वालों ने फंड्स के ऊपर बात की है, उसकी अगर डिटेल्स पता होंगी तो फिर उसमें डेफिनेटली बात हो सकती है। बट आई बिलीव कि पाकिस्तान में जो तमाम हमारे और निचले लेवल, और ये सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो ये है कि पहली बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की काबीना और इस तरह से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, जो स्पेशली जो पंजाब और यूपी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनके चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आया और कोई स्कैम फ्री गवर्नमेंट है। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कामयाबी है। पॉलिटिकल जो सतह है उसके ऊपर करप्शन में बहुत कमी आई है। फौजी साहब, ऑन द कंट्री आपकी अपनी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं जो ऑयल एंड गैस के हवाले से है कि किस तरह पीएसओ को नुकसान पहुंचा के प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा पहुंचाया गया। फिर आपकी शुगर रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि कैसे जो शुगर माफिया है उसको फायदा पहुंचाया गया और पंजाब हुकूमत पर जिनका इन्फ्लुएंस था उन्होंने फायदा पहुंचाया। फिर वीट के ऊपर रिपोर्ट है कि किस तरीके से जखीरा अंदोजों को फायदा हुआ। अब खाद के ऊपर आप लोग खुद मानते हैं कि जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग हो रही है, तो यही तो वो कैप्चर है कि इन सारे के सारे माफियाज को फायदा हो रहा है। नहीं, लेकिन शाहिद इसके ऊपर तो आप क्रेडिट देना इमरान खान को। मसलन आपने इससे पहले कब सुना हो कि किसी गवर्नमेंट ने अपने दौर में इस तरह की इंक्वायरीज कराई हो? मसलन अगर शुगर के ऊपर आप बात करें तो आप देखिए आपने उसको बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया और आपने देखा कि किस तरह से उसका जो टैक्स है वो अब 700 अरब रुपए के ऊपर पहुंच गया है। तो ये तो हमारी कामयाबियां हैं ना जो आप गिनवा रहे हैं। अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, अगर शुगर का मामला है या ये जो बाकी सारे मामलात हैं, ये तो आपको हमने बताए। तो इसके ऊपर तो आपको असल में तो हुकूमत की तारीफ करनी चाहिए। नहीं फौजी साहब, क्योंकि बताए रिपोर्ट्स आई, उसके बाद कार्रवाई के ऊपर जो सवाल उठता था, पंजाब हुकूमत के ऊपर जो सवाल उठता था, वो कार्रवाई नहीं की गई है। जो आप शुगर के टैक्स की बात कर रहे हैं, वो सेल्स टैक्स बढ़ाकर और कीमत ज़ाहिर 50 रुपए की जो कीमत है उस पर सेल्स टैक्स ज़्यादा नहीं मिलेगा। जब 100 रुपये हो जाएगी तो ज़्यादा मिलेगा। तो कीमत इतनी हो गई थी कि सेल्स टैक्स आपको ज़्यादा मिला है, उसका क्रेडिट आपको नहीं लेना चाहिए, उसके लिए फिक्रमंद होना चाहिए। तो इसलिए ये जो कार्रवाइयाँ नहीं हुई तो इससे आवाम का परसेप्शन नहीं जाएगा, या जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका परसेप्शन नहीं जाएगा कि इस मुल्क में कार्रवाई नहीं होती है, हुकूमत में कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ रिपोर्ट्स बनती हैं। देखिए ना, ये तो दुरुस्त बात नहीं है ना आपकी। मिसाल के तौर के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि आपकी जो फिगर्स हैं, होर्डिंग्स हो रही थी, शुगर की बताया नहीं जा रहा था कितनी चीनी है कितने के ऊपर। अगर आपने उसको इंश्योर करके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्रिएट किया और उसके नतीजे में आपका टैक्स कई गुना बढ़ गया, तो उसका क्रेडिट आप कह रहे हैं कि आप ना लें, वो उसकी और वजूहत है। लेकिन 50 रुपए पे सेल्स टैक्स कम मिलेगा, 100 रुपए पे ज्यादा मिलेगा फिक्स परसेंटेज पे। बट मैं फिर भी अगर आगे बढ़ जाऊं, इनमें कार्रवाई नहीं हुई है, किसी को सजा ही नहीं मिली है, ना ही हुकूमती रहनुमाओं को मिली है। और अगर ये बार बार तासुर आएगा कि जैसे जो परवेज खट्टर के खिलाफ कार्रवाई थी, चेयरमैन नैब ने कह दिया कि वो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर की है, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा हमने तो हुक्म ही नहीं दिया, हमने तो कहा था कि मालम जब्बा की कार्रवाई जारी रखें। तो ये बार बार तासुर मजबूत होगा कि हुकूमती अराकीन नहीं है इस वक्त आंसरेबल और कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं सर, देखिए अगर तो जबरदस्ती अपना इश्यूज बनाने हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो फॉर एग्जांपल मलाम जब्बा की अभी आपने मिसाल दी, या इससे पहले सबसे पहले तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि ये जो सारी इंक्वायरीज हैं ये इमरान खान ने करवाई और वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म के ऊपर इसको पब्लिक किया गया। अगर हमने छुपानी होती तो हम पब्लिक ही ना करते। जिस तरह से माजी में हुकूमत की आपने कब देखा कि कभी कोई रिपोर्ट पब्लिक हुई? हमने रिपोर्ट्स पब्लिक की, उसके बाद तमाम कार्रवाई हमने। अच्छा, अगर आप ये कहें कि हर आदमी को उठा के फांसी पे लटका देना है, जाहिर है कानून उसको अलाउ नहीं करता। जो कानून अलाउ करता है उसके मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं और उसके नतीजे में अरबा रुपया FBR तो फिर फौजी साहब, फिर कम से कम आपका करप्शन का परसेप्शन भी ठीक होता ना। यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इमरान खान इसी की मिसाल देते थे। 3 साल
साल में मुसलसल डाउनग्रेड हुआ जा रहा है पाकिस्तान। लेकिन ना इस पे मेरा और आपका एक इख्तलाफ राय है। मैं समझता हूँ कि जो पहली बार पाकिस्तान की तारीख में जो कैबिनेट की सतह के ऊपर करप्शन है उसके बारे में परसेप्शन बिल्कुल बदल के रह गया है। कभी पाकिस्तान में इस तरह की क्लीन हुकूमत का कोई तस्वर मौजूद ही नहीं था जो इमरान खान की हुकूमत ने दिया है। यहाँ पे तो ये तस्वर था कि खाता है तो लगाता भी तो है ना। अब अगर आप जो पटवारी की करप्शन है या जो आपकी ये आप कहने कहा केसेस लगवाने में या ये करने में, देखिए ये रूल ऑफ लॉ एक प्रोसेस है, ये 3-3.5 साल में अचीव नहीं होगा। इसके लिए बड़े इकदाम जो हैं वो हुए भी हैं और कुछ मिसालें आपने खुद दी कि जहाँ पे इतनी रिपोर्ट्स आई। साहब देखिए ना, इसमें मसला ये है कि जो स्कैंडल हैं वो तो मुतादिद आए हैं, कार्रवाई के ऊपर हुकूमत पे सवाल उठता है, अदालतें सवाल उठा रही हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। एक तरफ कार्रवाई करते आए हैं नैब, दूसरी तरफ कार्रवाई ही नहीं करता है। आपके मुख्तलिफ जो स्कैम्स आए हैं उनके नोटिस लिए हैं, उससे बात आगे नहीं बढ़ाई है नैब ने। तो जब आप हुकूमत से जाएंगे तब पता चलेगा कितने बड़े बड़े स्कैंडल थे और कितनी बड़ी बड़ी तहकीकात हुई है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम लगाया है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होगा ये? नहीं, देखिए ना, ये दुरुस्त नहीं है। आपने जो बात दोबारा की है फिर भी दुरुस्त नहीं है। तमाम जो स्कैम्स आए वो स्कैम्स उस में आए, वो हमने बताया आपको कि ये स्कैम्स हुए, ये क्या कार्रवाई हुई, ये हमने बताया आपको क्या क्या कार्रवाई हुई। अब आप चाहते हैं कि ये कार्रवाई सही नहीं हुई है, इसमें मजीद होना चाहिए। मसलन अभी आपने मालाम जब्बा का केस क्या था? फौजी साहब, जब चीनी 100 रुपए की हुई, मीडिया पर शोर मचा, फिर वजीर आजम ने नोटिस लिया। आपकी हुकूमत में बार बार बैक टू बैक क्राइसिस आए हैं, 3 शुगर के क्राइसिस आए हैं, 2 वीट के क्राइसिस आए हैं, 1 खाद का क्राइसिस है। इतने क्राइसिस किसी हुकूमत में नहीं आए। शोर मचा तो वजीर आजम ने नोटिस लिया, तो रिपोर्ट्स बनी और फिर कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर सवाल उठता है कि जी रिपोर्ट्स बनी, नैब ने भी कुछ नहीं किया और फिर ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ रही है, तो आपका बयानिया क्या होगा इलेक्शन में? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि मुसलसल अगर मैं नहीं बोल पाऊंगा तो फिर जाहिर है मौका मेरा तो नहीं। प्लीज आप बोलिए प्लीज। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि हमारा एक इख्तलाफ राय है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है इन तमाम स्कैम्स के ऊपर वो काफ़ी नहीं है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो कानून में प्रोवाइड किया है उसके मुताबिक कार्रवाई हुई है और FBR को जो अरबा रुपया इजाफी आया है वो इसी कार्रवाई के नतीजे में आया है। इस पे आप अपना इख्तलाफ रख सकते हैं। दूसरा मसलन अभी आपने मालाम जब्बा का किया, मालाम जब्बा का क्या केस था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और टूरिज्म डिपार्टमेंट जो KP है उनका जमीन का झगड़ा था। वो कह रहे थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा था हमारी जमीन है, दूसरा वो कह रहा था कि हमारी जमीन है। उसके ऊपर एक पूरी इंक्वायरी हुई, वो पता चला कि नहीं टूरिज्म की जमीन थी और वो टूरिज्म में चला गया। अब हम सिर्फ किसी के शौक की वजह से तो परवेज हट्टक को नहीं ना जेल में डाल सकते। आप ये देखिए हमारे 2 मिनिस्टर जेल पर ना डालने के लिए। आखिरी बात मुकम्मल करें। 2 पंजाब के मिनिस्टर्स अलीम खान और सप्तान के ऊपर जब केस आया, दोनों ने रिजाइन किया, अदालत में जाके उन्होंने जो है वो अपना केस लड़ा। बाबर अवान साहब के ऊपर इल्जाम आया, उन्होंने रिजाइन किया, वो जाके किसी और गवर्नमेंट में आपको ये मिसाल नहीं मिलती। सो जहाँ पे गलतियां भी होंगी, मैं ये नहीं कहता कि कोई गलतियां नहीं है या कोई अपना हमारे यहाँ बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी, गलती भी होगी, बट कोई मुकाबला ही नहीं है PTI के। मगर फौजी साहब जेल में तो जाहिर है बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर ये भी नहीं होना चाहिए कि चेयरमैन नैब कहें कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था हमें मालम जब्बा बंद करने को। पेशावर हाई कोर्ट का हमने बिल्कुल नहीं कहा था मालम जब्बा बंद करने को, हमारे ऊपर क्यों डालकर नैब बंद कर रहा है? फिर खुसरो बख्तियार साहब की भी मिसाल मौजूद है। नैब मुल्तान ने इंक्वायरी की, नैब लाहौर मुंतकिल कर दिया गया, उसके बाद केस ही आगे नहीं बढ़ा। तो बहुत सारे मामला हैं जिस पर बार बार सवाल उठता है। नहीं, कोई ऐसा मुतालबा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि वो तो खैर आप चेयरमैन नैब और पेशावर हाई कोर्ट के दरमियान एक बात है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये लगता है ना कि चेयरमैन नैब ब्लैकमेल होते हैं हुकूमत के हाथों। देखिए, चेयरमैन नैब का जो मामला आया, उन्होंने नैब के ऊपर तो खुद भी हमने कई दफा, हमारा भी उनसे कई दफा गिला हो जाता है, लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि नैब ने भी जो रिकवरीज की इस पिछले 3.5 साल में, उसकी भी कोई हिस्ट्री में मिसाल नहीं। वरना इससे पहले जिस तरह के चेयरमैन नैब लगे रहे, इससे पहले जो नैब का सेटअप रहा वो भी आपके सामने है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर नैब इतना कामयाब हुआ रिकवरीज में, जो दावा करते हैं कि 800 अरब वज़ीर आज़म क्रेडिट लेते हैं, आप भी क्रेडिट ले रहे हैं, तो यही रिकवरीज किसी सियासतदान से ये क्यों नहीं कर सके? सियासतदानों से तो रिकवरीज जो हैं, जो स्पेशली जो शरीफ फैमिली की जो बड़ी रिकवरीज हैं, वहाँ पे भी हुई हैं। मसलन ओमनी ग्रुप में 12 अरब रुपए से ज़्यादा की रिकवरी हुई है। लेकिन असल जो मायूसी हुई है वो हुई है कि जो शरीफ फैमिली अब भी बाहर बैठी हुई है। चूँकि प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे थे, वो अगर आपको याद हो
हुकूमत के चंद ही महीनों बाद जब वो पंजाब गए तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मेरे ख्याल में नैब को अपने मुकदमात को महदूद करना चाहिए और फोकस करना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो बड़े मुकदमात में इंटरेस्टेड हैं, छोटे मुकदमात में इंटरेस्टेड नहीं थे। और आपने अब जो मगर फैसल साहब सबको गिरफ्तार किया, हमजा शहबाज 2 साल गिरफ्तार रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा को भी एक और केस में गिरफ्तार किया गया, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। और अगर ये केसेस में मेरिट था तो साबित हो जाते, अलीम खान साहब के खिलाफ ही साबित हो जाता आपके रहनुमाओं के खिलाफ। तो नैब के केसेस मेरिट पर थे या नहीं थे? कि अगर वैसे 825 अरब रुपए रिकवर कर लिए, इनमें से किसी के खिलाफ कुछ साबित नहीं किया, तो ये केस ठीक थे या नहीं थे? नहीं, ये दुरुस्त बात है। दोबारा आपकी बात दुरुस्त नहीं है ना। देखिए, नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, मरियम नवाज सजा याफ्ता है, इनके ऊपर केसेस साबित हो गए हैं, वो तो अपनी अपील प्रोसेस में है। और इसी तरीके से जो बाकी इस वक्त जो ओमनी ग्रुप है उसके बड़े मेजर लोगों ने जाके प्ली बार्गेन किया है, जो कि अगेन कन्विक्शन है और वहां से रिकवरीज हुई हैं। अगर आप एक जनरलाइज बात करें और बहुत सारे केसेस ले लें तो फिर तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बात करें, शहबाज शरीफ का केस है, हम रोजाना ये कह रहे हैं वो डे टू डे चलना चाहिए। हमजा शहबाज के केस में बिल्कुल आपकी बात सही है, 2 साल उनको जेल में रखा गया, वो केस डे टू, लेकिन आप देखिए 25 तारीखें जो है वो मरियम नवाज लेके बैठी हैं, कोई 23 तारीखें जो इसमें हमजा शहबाज का जब से केस आया और शहबाज शरीफ साहब का क्योंकि मुतादिद बार ये आप लोगों की तरफ से कहा गया कि शहबाज शरीफ का केस बड़ा तगड़ा है और FIA के पास बड़े सॉलिड प्रूफ मौजूद हैं, वो साबित होगा। तो अगर इनकी वजह से नहीं हो रहे साबित, कि ये लोग नहीं होने दे रहे, तो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी तो इसी FIA ने इल्जाम लगाया है, उनके खिलाफ साबित कर दें। वो तो नहीं बाहर भागे, उनका नाम तो ECL में भी नहीं डाला, वो पेश भी हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी कुछ साबित नहीं किया। नहीं, जहांगीर तरीन साहब का केस फ्रैंकली इनसे तो बड़ा मुख्तलिफ है। उनके ऊपर जो बात थी वो तो वो जवाब दे रहे हैं और वो उनका भी चल रहा है। FIA ने इल्जाम लगाया फाइनेंशियल फ्रॉड का, वो नहीं लगाया है, लेकिन उसमें भी आप देखिए रिपोर्ट्स का वज़ीर आज़म को कहीं दे रहे हैं, उस रिपोर्ट में जिक्र था वजीर आजम के करीब तरीन दोस्त थे जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने उनका भी लिहाज नहीं किया और वो केसेस चले। लेकिन मैं सिर्फ अर्ज आपसे ये कर रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ के लिए सिर्फ एग्जीक्यूटिव जो है या काबीना जो है वो ही नहीं कर सकती, उसके लिए तमाम इदारों ने अपना अपना किरदार अदा करना है। और मेरे ख्याल में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है दोबारा हमें रिमाइंड करा रही है कि तमाम इदारों ने अपना अपना किरदार अदा करना है। और इसके ऊपर आज वज़ीर आज़म साहब ने भी मुझे भी ये हिदायत की है कि इसके तमाम जुज़ियात का जायजा लेके हम देखें कहाँ कहाँ पे कमियां हैं और हमें उनको पूरा करना चाहिए। और जो ही रिपोर्ट पूरी आएगी इंशाल्लाह उसको भी आपके सामने रख देंगे। बहुत शुक्रिया फौजी साहब की गुफ्तगू आपने